तय है और शुरुआती रुझान में यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की सियासत क्या रही है ये सबने देखा है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू अगर इस सीट से हारते हैं तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। चरणजीत सिंह चन्नी पीछे चल रहे हैं चमकौर साहिब सीट से। दो जगह से चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया था, जिसमें भदौर सीट भी है चरणजीत सिंह, लेकिन चमकौर साहब चूंकि उनकी परंपरागत सीट रही है तो वो वहां से पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर के लिए भी शुरुआती रुझान में खबर ये निकल के आई थी कि पटियाला जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वहां से वो पीछे चल रहे थे। तो कई तरह के चौंकाने वाले परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और दूसरा ऐसा राज्य होगा दिल्ली के बाद जहां पर पंजाब में उनकी सत्ता आती नजर आ रही है। दूसरी तरफ गोवा की बात करें, गोवा में कमोबेश एक बार फिर से वही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। 40 में से 40 के रुझान हमारे पास में आ चुके हैं। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 11 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। और सबसे खास बात है कि अन्य जो हैं वो 11 सीटों पर यानी बराबर बराबर कांग्रेस के पास जितनी सीटें जा रही हैं उतनी ही स्थिति में फिलहाल में अन्य जो पार्टियां उम्मीदवार हैं उनके पास जा रही है। प्रमोद सावंत यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो पीछे चल रहे हैं। ये भी एक चौंकाने वाली स्थिति कम से कम गोवा से निकल के सामने आ रही है। पणजी का रुझान थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि पणजी से मनोहर पर्रिकर के बेटे मैदान में थे और बगावत करके मैदान में थे निर्दलीय से। तो ऐसी स्थिति में वहां से रुझान क्या आएगा उसका इंतजार रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर गोवा की पूरी साफ हुई है। इसी तरह से अगर दूसरी तरफ बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की भी सभी सीटों के रुझान आ गए। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी है वो एज में नजर आ रही है। तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां हितेश जी ने हमारे साथ साझा की है, लेकिन अब रुझान कुछ तस्वीर दूसरी व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 403 विधानसभा सीटें, स्पष्ट बहुमत के लिए 202 सीटें जीतना जरूरी। हमारे पास 317 सीटों का रुझान है। 317 में ही भारतीय जनता पार्टी ने 205 सीटों पर बढ़त बना ली है। समाजवादी पार्टी उसके ठीक आधे अर्थात 103 सीट पर है। बहुजन समाज पार्टी औपचारिक रूप से चुनाव लड़ी साबित हो रहा है, कुल 5 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पिछली बार जितनी सीटें भी हासिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अब केवल इतना जानने में दिलचस्पी है, कुल 3 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। प्रारंभिक रुझान ये संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं। पंजाब से खबर चौंकाने वाली है। अब तक जो रुझान थे उनमें कांग्रेस हार रही थी, लेकिन बुरी तरह नहीं हार रही थी, पर अब जो रुझान हमारे पास है उसमें कांग्रेस न केवल हार रही है बल्कि पूरी तरह हार रही है। उसका हर नेता हार रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी माना जा रहा था कि कमाल कर देंगे, एक दलित के संदर्भ में कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड खोला है, लेकिन क्या ट्रम्प कार्ड है जिसमें वो कार्ड स्वयं ही पिट रहा है। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी, भदौर से और चमकौर से, दोनों जगहों से पीछे चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू परेशानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बता रहे थे कि अगर पंजाब में कोई नेता है तो वे केवल वह है। वो पंजाब के नेता तो छोड़िए, अपनी विधानसभा सीट के नेता भी साबित हो जाए इसका संकट आन खड़ा हुआ है, पीछे चल रहे हैं। कुल मिलाकर अब आंकड़ा यह है पंजाब के संदर्भ में कि 117 सीटों में से 75 सीटों पर इस समय आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। क्लीन स्वीप कर रही है आम आदमी पार्टी। किसी सहारे की, किसी सहयोगी की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी अगर यही अंतिम नतीजा रहा। 117 में से 75 सीटों पर, और जिस कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी पिछली बार, वो इतनी बुरी तरीके से हार रही है कि अब वह मात्र 13 सीटों पर आगे चल रही है। अकालियों का सुपड़ा साफ हो रहा है। सुखबीर बादल के नेतृत्व में अकाली सबसे बुरे दौर का प्रदर्शन कर रहे हैं, कुल 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जब पटियाला नरेश अमरिंदर सिंह को खुद अपनी सीट बचाने के लाले पड़े हैं तो उनका और भाजपा का गठबंधन भी क्या कमाल करता। 7 सीटों पर आगे चल रहा है, साफ जता रहा है ये मामला बिगड़ रहा है। लेकिन अचंभित करने वाला रुझान है उत्तराखंड के संदर्भ में। प्रारंभिक तौर पर रुझान ये बता रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर है। कांटा कब का टक्कर का मामला साफ हो गया है। भाजपा 42 सीटों पर आगे है, कांग्रेस मात्र 23 सीटों पर आगे है, अन्य 5 पर है। पर आश्चर्य की बात यह है कि उत्तराखंड की राजनीति के दोनों दिग्गज अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतना कमाल का प्रदर्शन कर रही है, अर्थात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो खुद अपनी परंपरागत खटीमा सीट से पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत, जिनके नेतृत्व पे ही भरोसा था कांग्रेस को कि कमाल करेंगे, वो स्वयं हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 2 सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले लगभग 1.5 गुना सीटों पर आगे।
पर आश्चर्य की बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी अपनी परंपरागत सीट पर पीछे चल रहे हैं। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। ये मुख्यमंत्रियों का पीछे चलना, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, जो मुख्यमंत्रियों का पीछे चलना, उसके पीछे तो एक टोटल जनरल एंटी इनकम्बेंसी जो है इस समय देश में जी, वो है। जैसे बनारस की सीटों के बारे में भी कहें तो वहाँ प्रधानमंत्री के खुद के क्षेत्र में कम से कम 1 या 2 सीटों पर बीजेपी के लोग पीछे चल रहे हैं। मैं रावत साहब के बारे में जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ जी, कि मामला सिर्फ बीजेपी में ही आपसी झगड़े का नहीं था कि वहां 2-2, 3-3 लोगों को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। रावत साहब पहले तो देखिए पूरे समय पंजाब में उनको लगा के रखा कि वो सिद्धू और अमरिंदर सिंह और फिर चन्नी और सिद्धू के बीच में लड़ाई को सुलझाने के काम में लगे रहे, और उनको उत्तराखंड में लड़ना था चुनाव जी। तो उत्तराखंड में तो वो थे नहीं। उत्तराखंड में भी जब वो आए तो उनके नेतृत्व को लेकर इतना असंतोष हुआ कि उन्होंने लगभग इस्तीफा दे दिया था, और फिर उनको दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में उनको समझाया गया। मतलब उनके जो चित्र आए थे उसमें तो रोते हुए के चित्र भी आए थे। तो पूरा का पूरा जो उत्तराखंड का मामला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही शीर्ष नेतृत्व को लेकर इस तरह का रहा है कि दोनों ही पार्टियों में न तो धामी को लेकर, न रावत को लेकर उसके पहले, न हरीश रावत को लेकर अभी कोई इस तरह की चीज रही कि वो अपनी चीजों को ठीक से रख सकें, नेतृत्व कर सकें। तो वो एक दिक्कत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में लगातार बनी रही है, और हरीश रावत को उसका खामियाजा शायद भुगतना पड़ रहा है उत्तराखंड में। पर मैं अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि जो आप रुझान दिखा रहे हैं उत्तराखंड के और पंजाब का तो खैर स्पष्ट है। मैं गोवा और उत्तराखंड दोनों जगह का मैं अभी कन्विंस नहीं हूं। और उत्तर प्रदेश का आप जो कह रहे हैं 222 और 111, ये तो 50% से ज्यादा, मतलब दुगनी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को। अगर यही अगर उत्तर प्रदेश का फैसला है तो ये बहुत चौंकाने वाला पूरे देश के लिए है। अब इस पर कितना यकीन करना चाहिए इस समय मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं दूसरी जगह जो देख रहा था वो जो फर्क है दोनों के बीच में, मैं अभी एक जगह और देख रहा था तो वहां समाजवादी पार्टी लगभग 175 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी उससे कम सीटों पर है। तो अब आपके आंकड़े शायद ज्यादा ऑथेंटिक होना चाहिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ जी। तो कुल मिलाकर श्रवण जी उत्तर प्रदेश के रुझानों से इत्तेफाक नहीं रख रहे। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन रहेगा जब निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आपसे जानना चाहता था, आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, और उत्तराखंड का रुझान बता रहा है कि भाजपा वापसी कर रही है। भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को लाया। भाजपा वापसी अगर कर रही है या मुकाबले में भी रह रही है, पर कुल जमा 4 महीने पहले जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना वो अपनी सीट पर पीछे चल रहा है। इसे केवल एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे श्रवण जी? भारतीय जनता पार्टी में जो इंटरनल जो फाइट है, असंतोष है जी, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है जी, ये कुल मिला के वो है। और उत्तराखंड का जो अगर आप राजनीतिक इतिहास अगर देखें जी, तो अब आप बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है तो सारे नेताओं को वहां क्यों भेजा, और जहां जो दल बदल करवा कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती रही है, हरियाणा में भी, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, मणिपुर में भी, मेघालय में भी, ये तमाम जगहों का अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो कुल मिलाकर यही है कि डिफेक्शन के जरिए तो लोगों के, आप अगर ये बात कर रहे हैं कि मैंडेट की बात कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट की बात कर रहे हैं, तो ये जानने की बात रहेगी कि वो मैंडेट किस तरह का है। अभी नरोत्तम मिश्रा जी से आपने बात करवाई है, उसमें ये कहा कि कमलनाथ अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। उन्होंने, नरोत्तम जी ने ये कहा जी। उन्होंने मेरी बात को टाल दिया, उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं कहा, गोवा के बारे में कुछ नहीं कहा, मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहा जी।
तो जो पूरा का पूरा जो अप्रोच रहता है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये है कि मैं अपनी बात को फिर से दोहराना चाहता हूं हिमांशु जी, कि आप इन सीटों को भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिहाज से कम देखिए, और उसके आधार में जो कमी हो रही है वो उसके आधार से अगर देखें कि अगर समाजवादी पार्टी को 2017 में कितनी सीटें थी और इस समय कितनी है, और भारतीय जनता पार्टी को 403 में से उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में कितनी सीटें थी बीजेपी गठबंधन को, और इस समय कितनी है, और उसमें कितना इरोजन हुआ है, और वो जो इरोजन है वो कितना इम्पैक्ट करेगा पार्टी को राज्यसभा में, राष्ट्रपति चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, और ओवरऑल देश में उसकी स्टैंडिंग को लेकर। तो वो सभी जगह परिलक्षित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बजाय मजबूत होने के कमजोर हो रही है भारतीय जनता पार्टी सीटों की शक्ल में, वोटों की शक्ल में। ये श्रवण जी का कहना है। मेरे साथ में पंजाब से प्रदीप मान जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता है। प्रदीप मान जी, आपके एक बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं, नाम है उनका मनीष तिवारी, केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने जो कुछ पंजाब में चल रहा था ना, उसमें एक ट्वीट किया था, भोग पूरा ही लगना चाहिए। बड़ी गंभीरता से ले लिया ऐसा लगता है आप लोगों ने उनके कहे को, पूरी कोशिश की है कि जितना बेड़ा गर्क हो जाए कर ही लेंगे। क्या कहते हैं आप, जो रुझान है उस पर? ऐसा कुछ नहीं है। मनीष तिवारी जी ने 2 ट्वीट की है जी, तो उन्होंने उनके अपने व्यक्तिगत विचार होंगे। अभी रुझान आने बाकी हैं, तो स्टार्टिंग होगी पंजाब में। अब तो पहले 2 गेट चल रहे हैं पंजाब में, आगे देखिए दोपहर तक देखना। ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने जो लोगों के बीच आए हैं वो आगे बढ़ेंगे काम क्या हुए। शुरुआती रुझान में क्या कारण है? चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं, उनकी टांग खींचने वाले नवजोत सिंह सिद्धू वो भी पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी 117 में से 83 सीटों पर अब आगे चल रही है। यह प्रारंभिक रुझान, शुरुआती दौर में जनता इतनी क्यों नाराज है? बाद में ठीक हो जाएगी आपकी उम्मीद है? क्या हो गया? मानते नहीं कि आपने पूरी कोशिश की, हमें इसी हालत में पहुंचाओ? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होएगा। अभी ये जो रुझान शहरों के हैं, सारी वोटर का जी, अभी रूरल वोटर का चुनाव खुल रहा है, तो उसके बाद देखना आगे आगे क्या होगा। अभी बहुत जल्दी होगा। ये जानकारी आपके पास कहां से आई प्रदीप जी की अभी जो खुल रहा है वो शहरी क्षेत्र से खुल रहा है, गांव का खुलना बाकी? एक तो ये जानने में मेरी दिलचस्पी है, और दूसरा ये जानने में भी दिलचस्पी है कि शहरों में आपने ऐसा क्या काम किया जिसके चलते जनता इतनी नाराज होकर आपके खिलाफ वोट डाल रही है? आपने कहा ये शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र का क्या बेड़ा गर्क किया आपने जिसके चलते शहर के लोग इतनी खिलाफत में वोट डाल रहे हैं? होता है, कई लोग पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने वोट डाली होगी, यहाँ पे अच्छा लोगों को चेंज पाते थे। तो अभी ये कहना बहुत जल्दी होएगा। अभी जो बूथ वाइज जो खुलते जाते हैं, तो बूथ में जो आगे वाले बूथ हैं वो शहरी क्षेत्र होते हैं, तो पीछे खुलते जाएंगे सारे। तो कुल मिला के प्रदीप मान जी चाहते हैं कि अभी आप इस पर बहुत समीक्षा मत करो, थोड़ा धैर्य रखो, दोपहर तक में बात करते हैं, तब तक में सब कुछ ईश्वर चाहेगा तो बदल देगा। जो आम आदमी पार्टी का आंकड़ा है वो कांग्रेस में तब्दील हो जाएगा। तो धन्यवाद प्रदीप जी, आप आपसे दोपहर में बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ में के उपाध्याय जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, पंजाब से एक छोटा सा अपडेट और है, वो भी ले लीजिए, क्योंकि आपने अभी तमाम दिग्गजों का जिक्र किया। चरणजीत सिंह चन्नी पीछे चल रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर पूर्व मुख्यमंत्री वो पीछे चल रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल के लिए भी अपडेट आ गया है, लंबी सीट से सबसे वयोवृद्ध विधायक के चुनाव लड़ रहे थे, 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो पीछे चल रहे हैं लंबी सीट से। तो कुल मिलाकर पंजाब की जनता ने तमाम दिग्गजों को निपटाने का फैसला किया है, कम से कम ये तो नतीजे में तब्दील हो रहा है। बहुत ही बड़ी खबर है, या हम कहें कि अब तक के जितने रुझान हमने बताए उनमें सबसे चौंकाने वाला ये रुझान है जिसमें प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे, तकरीबन 95-97 साल उनकी उम्र हो रही है, वो प्रकाश सिंह बादल पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लंबी गए थे। प्रकाश सिंह बादल अपनी पार्टी को भले ही नहीं 2017 में जिता पाए थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सीएम कैंडिडेट रहते हुए भी बादल जी से चुनाव हारे थे। पर इस बार प्रकाश सिंह बादल चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। श्रवण जी मेरे साथ में है, प्रकाश सिंह बादल की इस स्थिति के संदर्भ में कोई टिप्पणी?
देखिए, कुल मिलाकर पंजाब में अकाली दल बहुत ही अनपॉपुलर है, कई कारणों से अनपॉपुलर है। और आप अगर देखें अकाली दल की जो पॉलिटिक्स है कि क्यों एनडीए से क्यों बाहर निकलना पड़ा जी। सुखबीर बादल को और उनकी श्रीमती जी को क्यों छोड़ना पड़ा, एनडीए मंत्री पद क्यों छोड़ना पड़ा, कि पूरा का पूरा जो किसानों के आंदोलन को लेकर इनका अकाली दल का जो बीजेपी के साथ जो अलाइनमेंट था उसमें ये लोग अकेले पड़ गए थे। और फिर इनको लगा कि पूरा का पूरा पंजाब में आधार ही इनका खसक रहा है, तो इन्होंने पूरा का पूरा छोड़ दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। दूसरा, एक तरह का विरोध अकाली दल जब सरकार में थी और जिस तरह के आरोप तब लगाए गए थे अकाली सरकार को लेकर और अकाली मंत्रियों को लेकर, उसी के चलते ये लोग अमरिंदर सिंह वगैरह सरकार में आए थे। पर आपने देखा अभी जो आपने कहा कि कैसे कांग्रेस के भी सारे दिग्गज हार रहे हैं जी। मनीष तिवारी के ट्वीट का आपने जिक्र किया जी। उसके पहले अश्विनी कुमार ने अभी कांग्रेस छोड़ी, जिस तरह के आरोप लगाए जी। फिर जाखड़ ने जिस तरह के आरोप लगाए कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार इसलिए नहीं बनाया कि वो हिंदू थे जी। तो कांग्रेस तो वहां बिल्कुल एक तरह से हाराकिरी पर उतरी हुई थी पंजाब में। और चाहे मनीष तिवारी हो या जाखड़ हो या अश्विनी कुमार हो या सिद्धू हो या चन्नी हो, तमाम नेता आपस में लड़ रहे थे वहां तो। और अमरिंदर सिंह तो लगे ही हुए थे पूरी की पूरी कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, जिस दिन से उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ी। कांग्रेस का तो बेड़ागर करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं जोड़ी। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की ओर रुख करना चाहता हूं। वर्तमान में मेरे साथ में के उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं यहां पर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ चौंकाने वाले रुझान है। सीटों के संदर्भ में तो हम बता चुके हैं कि बीजेपी एक स्पष्ट बहुमत की तरफ आगे बढ़ चली है। 239 सीटों पर समय आगे चल रही है, 108 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लोगों की स्थिति क्या है वो जानने में दिलचस्पी हमारी। उत्तर प्रदेश में भाजपा कमाल का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस कमाल के प्रदर्शन के बीच सम्मान्य उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो मुख्यमंत्री बनने की हसरत हमेशा रखते रहे, सार्वजनिक भी करते रहे, वो सिरातू सीट से इस समय पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य सम्मान्य उप मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। हमारे पास में दूसरी खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अपनी पडरौना सीट छोड़कर फजल नगर की ओर रुख किए थे, वहां पर भी कमाल नहीं कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। शिवपाल यादव बड़ी मुश्किल से अपने भतीजे के साथ सामने बिठाए थे, अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से पीछे चल रहे हैं। और इन सब के बीच में भाजपा का दर्द या भाजपा का पसंदीदा क्षेत्र कैराना, जो एक विवादित क्षेत्र है, जहां पे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने पूरा दमखम लगाया था, उस कैराना सीट से भाजपा की उम्मीदवार मृगांका सिंह पीछे चल रही हैं। और जिनको दंगाई और तमंचावादी बताया जा रहा था, ऐसे नाहिद हसन वहां से आगे हैं। के उपाध्याय जी मेरे साथ हैं। रुझान भाजपा के संदर्भ में जो भी है, पर दिग्गजों की इस स्थिति को लेकर क्या कहते हैं उपाध्याय जी? खासतौर पर केशव प्रसाद मौर्य का पीछे चलना। बीच में एक वीडियो भी आया था जिसमें सिरातू सीट से लोग दौड़ा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को। क्या योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना भारी पड़ गया केशव प्रसाद मौर्य को? आपका शायद म्यूट का बटन दबा हुआ है। के उपाध्याय जी से हमारा संपर्क टूटा हुआ। मेरे साथ में पूजा मोहन पांडे हैं। पूजा मोहन पांडे से ही समझने की कोशिश करते हैं इन रुझानों के संदर्भ में।
सर सीधी सी बात है, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सिराथू सीट की जब हम बात करते हैं तो वो ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में लगातार जब मौर्य वोटर्स का इस बार डाइवर्जन स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में चले जाने के बाद कहीं ना कहीं मौर्य समुदाय का डाइवर्जन देखने को मिला है। शायद यही वजह हो सकती है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि सिराथू सीट से आते हैं उस सीट पर हमें ऐसे रुझान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को आप इतना बड़ा फैक्टर बता रही है पूजा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य खुद पहले तो आरपी सिंह के आने के बाद में भाग खड़े हुए, दूसरे बाद जिस सीट पे पहुंचे वो भी पीछे चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के पीछे चलने के पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य फैक्टर है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे चलने के पीछे क्या फैक्टर है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पडरौना सीट से हमेशा से चुनाव लड़ते रहे हैं, अब उन्होंने अपनी सीट को शिफ्ट कर लिया है, वो फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने पहले भी इस तरह की खबरें दिखाई थी सर कि फाजिल नगर सीट पर जिस दौरान उनकी काफिले पर पथराव हुआ वो सिंपैथी गेन करने की पूरी उनकी तरफ से कोशिश रही है, लेकिन जो इनर न्यूज है वो ये कहती है कि फाजिल नगर सीट पर जो मौर्याज हैं और कुशवाहा वोट बैंक है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब ये अपनी पडरौना सीट से अपने आप को विजय नहीं घोषित करवा सकते या वहां पर अपनी साख बचाने के लिए नहीं उतर सकते तो ये हमारी सीट पर तो बाहर ही हैं, ये हमारी सीट पर क्या कमाल दिखाएंगे। इस तरीके की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उस सीट पर उभर करके सामने आ रही है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी ही सीट पर फाजिल नगर पर सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रही है। मेरे में श्रवण जी है। श्रवण जी, क्या आप मानते हैं कि केवल मौर्य वोटों के संदर्भ में ध्रुवीकरण है या भाजपा की जो अंदरूनी राजनीति थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक बड़ा वर्ग योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में नाराजगी रखता था? केशव प्रसाद मौर्य कभी भी योगी आदित्यनाथ को स्वीकार करते हुए नहीं दिखे। बीच में उनका एक बयान भी आपके सामने भी गुजरा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगला मुख्यमंत्री तय नहीं है। क्या योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना केशव प्रसाद मौर्य को भारी पड़ रहा है? क्या भाजपा की अंदरूनी साजिश का शिकार हो रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य या कुछ और आकलन के साथ है आप? कि वो भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद से तो केशव प्रसाद मौर्य को काफी संभालने में लग गई थी और उनकी जो प्रचार हुआ कि वो स्टूल मंत्री हैं और उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो खैर मैं नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय जो दांव पर था उत्तर प्रदेश में उसमें वो केशव प्रसाद मौर्य को नाराज नहीं कर सकती थी। आपको हिमांशु जी, आप सब जगह के रुझान दिखा रहे हैं, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का भी दिखाया, केशव प्रसाद मौर्य का भी दिखाया। आप अगर अपने लोगों से कह के गोरखपुर की सीटों का बताएं कि वहां योगी जी के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, या बनारस का थोड़ा सा दिखाएं जी कि वहां क्या स्थिति है, या मथुरा में क्या स्थिति है जहां बहुत ही दाव पर लगा। हमारे जनता टीवी उत्तर प्रदेश के संपादक के उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो श्रवण जी ने अपेक्षा जाहिर की है महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संदर्भ में। उपाध्याय जी, गोरखपुर, बनारस, मथुरा, क्या है वहां की स्थिति? गोरखपुर में लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जो मेरे पास सूचना है। जहां तक मतलब गोरखपुर के आसपास फिर देवरिया, कुशीनगर और ये महाराजगंज वगैरह भी सीटें आती हैं, जो पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। फाजिल नगर जो कुशीनगर की ही एक विधानसभा है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे चल रहे हैं। बनारस की जहां तक बात है, बनारस में मुकाबला है, 4 सीटें हैं जिसमें से 2 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। यह एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 3 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में डेरा डाला था, काशी कॉरिडोर की बात हुई थी, लेकिन बावजूद जो नीलकंठ तिवारी मंत्री हैं बनारस से, उनके खिलाफ काफी नाराजगी थी और वो अभी शुरुआती रुझानों में दिख भी रहा है कि वो पीछे चल रहे हैं। तो अभी जो मेरे पास मथुरा में ये उम्मीद की जा रही थी कि श्रीकांत शर्मा बहुत कांटे के मुकाबले में फंस गए हैं। एकमात्र 4 सीटें हैं जिसमें से एक यही सीट थी जिसमें यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को यह सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा, कि श्रीकांत शर्मा हार सकते हैं। लेकिन अंत में जो अब परिणाम आ रहे हैं उसमें श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं। तो मथुरा की 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। एक सीट माठ विधानसभा सीट है जहां से निर्दलीय
श्याम सुंदर शर्मा, ये हमेशा ही जीतते आ रहे हैं, पिछले लगातार चुनाव वहां से जीत रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। ये स्थिति है यहां पर। तो श्रवणीय, आपने जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी हमने साझा की। एक अयोध्या की जानकारी वो पूजा मोहन पांडे के पास जब हम जाएंगे तो वहां से लेने की कोशिश करेंगे। रुझान ये है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का जादू दिख रहा है, मथुरा के संदर्भ में हिंदू कार्ड चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बनारस जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वहां कांटे का मुकाबला है, फंस गया है, बराबरी की टक्कर है। आपकी टिप्पणी? मैं इसका जो कंक्लूजन निकालना चाहता हूं जी, जो के उपाध्याय जी ने कहा, और जो रुझान है जी, उसको मैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर देखता हूं तो वो ये देखता हूं कि अगर गोरखपुर की सीटों पर योगी सभी सीटों का बताया इन्होंने जी, फाजिल नगर का भी बताया जहां स्वामी प्रसाद मौर्य को संघर्ष करना पड़ रहा है, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, तमाम सीटों के बारे में के उपाध्याय जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है जी। आपने ये बताया कि जो केशव प्रसाद मौर्य है उनको संघर्ष करना पड़ रहा है जी, और इन्होंने बताया श्रीकांत शर्मा भी पहले संघर्ष कर रहे थे जी, और इन्होंने ये भी बताया कि बनारस की जो प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां क्या स्थिति है जी। तो मैं इसमें से जो निकाल रहा हूं पूरा का पूरा ये जो मत कर सारी चीजों को, तो उसमें ये इमर्ज हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो हिंदुत्व है जी, और जो उन्होंने जो हिंदुत्व को लेकर पोलराइजेशन किया वो सफल हो रहा है। मतलब सीटों के रुझान के आधार पर भी और जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है और लीड बनाए हुए है उन सीटों के आधार पर भी, और योगी के नेतृत्व को चुनौती देने वाले जितने लोग हैं जी, उनकी सीटों पर क्या क्या स्थिति है। मैं इसके बीच में श्रवण जी आपसे एक और जानकारी साझा करता हूं, शायद आपको आकलन देने में और सहूलियत हो। जब आपने हिंदुत्व की बात की तो दो वहां का चर्चित नाम, मतलब आजम खान और उनके बेटा अब्दुल्ला, दोनों अपनी सीटों पर ठीक ठाक वोटों से आगे चल रहे हैं। यह भी एक जानकारी आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए। इसके साथ में आपका निष्कर्ष। तो मैं वही कह रहा था कि आप ये आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की सीटों के बारे में अगर देखें जी, और योगी आदित्यनाथ की सीटों के बारे में देखें जी, तो जो पोलराइजेशन है उत्तर प्रदेश में वो काफी पुख्ता हुआ है और वो अब उत्तर प्रदेश की जो हमको आगे की पॉलिटिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो लोकसभा तक 2 साल में उसको, जो बीच में ये तमाम अटकलें चल रही थी उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद की, योगी को गोरखपुर भेज दिया गया है, अयोध्या नहीं दिया गया, हाशिए पर डाल दिया गया है, प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने अपनी चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। इस चुनाव के जो रुझान अभी दिख रहे हैं हिमांशु जी, उसमें तो जो नजर आ रहा है वो योगी आदित्यनाथ मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूत इमर्ज हो रहे हैं जी। जो मैं आप जो बता रहे हैं उसको, जो या के उपाध्याय ने जो कहा या आपके संवाददाताओं ने जो कहा, और मैं अयोध्या को भी देखना चाहता हूं क्योंकि अयोध्या में अयोध्या में मतलब खास जगह वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा था और वहां भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है लगातार पिछले तमाम चुनाव में लगातार कम होता जा रहा था। तो ये जो पोलराइजेशन है वो इस बार कितना ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, कितना संगठित हुआ है अयोध्या में। तो मैं ये इस चुनाव को 2 चीजों से देख रहा हूं जी। वो जो मैंने एक तो जिक्र पहले किया कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 का जो आधार है वो कमजोर हुआ है काफी,